अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये वाला टॉपिक लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ पूरी डेरिवेशन है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्टिव मासेस क्या होते हैं। तो एक्टिव मासेस हमारे पास कंसंट्रेशन होती है रिएक्टिंग सब्सटेंस की, कि जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा होगा उसकी कंसंट्रेशन को हम कहते हैं एक्टिव मास। सही। अच्छा, अब कंसंट्रेशन का यूनिट होगा, जिस तरह से हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड्स होता है, इसी तरह कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। सही। या तो फिर इसको इस तरह से भी लिखते हैं मोल डीएम क्यूब इनवर्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं ना, वो हमेशा इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करते हैं। ठीक। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, रेट हमने पढ़ा था क्या होता है कि टाइम के हिसाब से हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, कि कितनी तेज़ी से कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो हमारे पास द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है वो उसका जो रेट है कि वो कितनी तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है वो कैसा होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। एक्टिव मास अभी हमने पढ़ा कि कंसंट्रेशन होती है किसी भी रिएक्टेंट की। ठीक है। तो हमारे पास इसको दोबारा देख लेते हैं कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, कोई भी सब्सटेंस अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो कितनी तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एक्टिव मास पे। ठीक। जितना ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। तो सपोज़ अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर अभी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। सही। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि आगे है द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, बल्कि यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी जितनी तेज़ी से कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस, कि उनके जितने भी एक्टिव मासेस होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट एक ही हो, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। तो तब क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट के, यानी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आती है वो रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सही। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि ये चीज़ अब हम आगे देखते हैं। इसके 2 पॉइंट्स ये हो गए। सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल बुक में गिवन है कि A moles of A प्लस B moles of B gives C moles of C प्लस D moles of D। पहले देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या कह रही है। यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d है, ये इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को। कोफिशिएंट जिस तरह से हम लगाते हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स को। तो इसी तरह हमने इन जनरल लिख दिया है स्मॉल a, b, c, d, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ मोल्स। अच्छा, फिर यहाँ पर जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी होती है वो रिएक्टेंट होते हैं। तो ये कैपिटल A और कैपिटल B क्या चीज़ है, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो A और B ये है रिएक्टेंट, और इसी तरह जो चीज़ हमारे पास राइट हैंड साइड पे होती है वो कहलाती है प्रोडक्ट। तो हमारे पास कैपिटल C और कैपिटल D प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कि हमें पता है कि ये चीज़ हमारे पास जो डबल एरो होते हैं ये शो कर रही होती है रिवर्स रिएक्शन को। रिवर्सिबल है, यानी इसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरह से बनेगा, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरह से बनेगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A
और कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है किस तरह से हमने किया है। अभी हमने लॉ जो पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो कहता था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये चीज़ हमने लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर अभी हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना दिया है, किससे, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस। तो यहाँ पर एक्टिव मासेस क्या थे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो रिएक्टेंट यही चीज़ है। तो इसका एक्टिव मास हमारे पास क्या हो गया, ए और बी। जो इसके आगे कोफिशिएंट लगा हुआ था उसको हम पावर बना देते हैं। इसी तरह यहाँ पर बी के आगे कोफिशिएंट स्मॉल बी था, तो इस स्मॉल बी को हमने पावर बना दिया। ठीक, अच्छा, अब हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है। तो सेम वही चीज़ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कांस्टेंट के लगेगा, के एफ इंडिकेट कर रहा है कि ये रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ इधर आ जाएंगी। कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि के एफ क्या है, ये रेट कांस्टेंट है ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सही। अच्छा, इसी तरह अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन का लिखें तो बैकवर्ड या तो फिर रिवर्स रिएक्शन का किस तरह से आएगा, कि हमें पता है कि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट से फॉर्मेशन हो रही होती है रिएक्टेंट की, यानी प्रोडक्ट पहले आती है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या चीज़ रिएक्ट करी है, आपके पास प्रोडक्ट पहले आती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो सी के मोल्स, और कंसंट्रेशन ऑफ डी, यहाँ पर डी के मोल्स आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा और कांस्टेंट लग जाएगा। यहाँ पर के आर लगा दिया कि ये रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। यहाँ पर सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ के आर क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर हमने ये चीज़ कर ली। सही। अच्छा, अब एक बात हमने पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एज वी नो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, इसी तरह हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू भी निकाली थी। तो सेम ये वैल्यू उठा के हम रेट ऑफ फॉरवर्ड की जगह लिख देंगे और ये वैल्यू उठा के हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह लिख देंगे। सही। तो ये चीज़ मैं इधर लिख देती हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर था, यहाँ से देख के के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके बराबर था, यहाँ पर हमने पढ़ा था के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये पूरी डेरिवेशन एज इट इज़ करनी होगी पेपर में। अच्छा, अब जितनी भी कंसंट्रेशंस हैं उनको हम एक जगह रखेंगे और जितने भी हमारे पास कांस्टेंट हैं उनको हम एक जगह ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, तो ये के आर अगर इज इक्वल्स टू की इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज़ इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सही। तो किस तरह से होगा ये कि के एफ अपॉन के आर इज़ इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, और ये वाली जो चीज़ होगी हमारे पास ये इधर आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सही। तो ये डिवाइड हो जाएगी इधर, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। सही। अच्छा, अब एक और चीज़ है, ये दो कांस्टेंट जब आपस में डिवाइड होते हैं तो के एफ डिवाइडेड बाय के आर बराबर होता है के सी के। ठीक, कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस के एफ अपॉन के आर की जगह के सी पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा कि के सी is equals to concentration of C, concentration of D upon concentration of A, concentration of B। सारी चीज़ें अपनी जगह एज इट इज़ हैं, सिर्फ हमने के सी की वैल्यू पुट की है के एफ अपॉन के आर की जगह। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये जो C और D है ये प्रोडक्ट है
और ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट थे। तो इन जनरल अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के सी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर के सी क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, सही। और ये वैल्यू है जो हमें ड्राइव करनी है।